नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस अपने स्कूल विकेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीटेट 2026 के पेपर वन के सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत फरवरी 2026 यानी 8 फरवरी 2026 को जो लेवल फर्स्ट वाला पेपर लगा था सीटेट का, उसकी हम आज पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्योंकि सितंबर 2026 में पुनः सीटेट की परीक्षा लगने वाली है, 6 सितंबर को होगी। उसके अंतर्गत ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए अपन को पीवाईक्यूज पर ज्यादा से ज्यादा अपन को ध्यान देना चाहिए कि पिछले बार किस प्रकार के प्रश्न उत्तर पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पेपर फर्स्ट के पार्ट वन, जिसमें सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत अपन आज भाग वन को पूरा हल करेंगे और उसके 30 प्रश्नों पर आज अपन चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के एंड तक और जानिए पिछली बार किस प्रकार के प्रश्न उत्तर आए थे सी-टेट के अंतर्गत लेवल वन के अंतर्गत। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह सेशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना सी-टेट का परीक्षा पेपर फरवरी 2026 का, जो कि सेकंड पारी में लगा था, वह प्रश्न पत्र है। इसमें टोटल 48 पेज है और ये जो मुख्य परीक्षा पुस्तिका कोड है डी है। और इसके लिए परीक्षा का जो ये पेपर का मुख्य पन्ना है, ये आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। और ये परीक्षा के लिए जो परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश दिए गए, आपको मैं एक एक दिशा निर्देश पढ़कर बता देता हूँ। ओमार उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए तो उत्तर पत्र निकाल कर पृष्ठ 1 एवं पृष्ठ 2 पर ध्यान से केवल नीले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरे। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की है, ये देख लेना। आपको परीक्षा की जो अवधि है वो 2.5 घंटे की है। टोटल 150 प्रश्न है, कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है। ये दूसरा दिशा निर्देश। तीसरा है, इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं ओमार उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले या काले बॉल पेन का प्रयोग करना है। चौथा दिशा निर्देश है, इस पुस्तिका का कोड डी है। यह सुनिश्चित कर ले कि इस पुस्तिका का कोड ओमार उत्तर पत्र के पृष्ठ 2 पर छपे कोड से मिलता है। यानी कि जो आपको उत्तर जो ओमार शीट दी जाती है, ओमार शीट पर जो अपन को बॉल पेन से भरना होता है पूरी को, तो उसमें आपको ये निश्चित कर लेना है कि जो पेपर कोड पर डी लिखा है तो उसे ओमार पर भी डी ही लिखा होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा पुस्तिका संख्या ओमार उत्तर पत्र संख्या मिलते हो और जो उन पर पुस्तिका संख्या है वो भी आपको जांच करनी है कि भाई वो सेम है। अगर यह भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी परीक्षा पुस्तिका और ओमार उत्तर पत्र लेने के लिए निरीक्षक को तुरंत अवगत कराए। इस परीक्षा पुस्तिका में 5 भाग है, 1 2 3 4 5, इनमें जिनमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक का 1 अंक होगा। कितने अंक होगा? प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। 150 की ये 150 प्रश्नों की ये परीक्षा है और 150 ही अंक होने वाले हैं। अब इधर देख सकते हैं आप, भाग प्रथम है जिसमें बाल विकास व शिक्षा शास्त्र है। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र है जिसमें 1 से लेकर 30 प्रश्न है। दूसरा भाग है वह गणित का है जिसमें 31 से लेकर 60 प्रश्न है, यानी 30 प्रश्न इसके है। तीसरा भाग है जो पर्यावरण अध्ययन का है, इसमें 61 से लेकर 90 तक के प्रश्न है, यानी कि इसमें भी 30 प्रश्न है। सब में 30-30 प्रश्न विभाजित है। भाग 4 है वो भाषा है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी में से आपको चुनना है। यदि आपने अंग्रेजी भाषा चुनाव किया है, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तब आपको इसमें यहाँ परीक्षा में अंग्रेजी भाषा का उत्तर प्रश्न देना है। यदि आपने हिंदी का चुनाव किया तो हिंदी को ही आपको देना है यहाँ पर। तो ये आप ये 30 प्रश्न हो गए 91 से 120 तक। फिर भाग 5 होता है वह भाग भाषा द्वितीय है, जो कि आपने हिंदी या अंग्रेजी में से कौन सी भाषा चुनाव की है। यदि आपने कोई अन्य भाषा का चुनाव किया है, उर्दू हो गई और या संस्कृत भाषा हो गई और भी अन्य भाषाएं उनका चुनाव किया है, तो आप क्या है परीक्षक से क्या है अगला आपको देगा एक दूसरा पेपर देता है, जो अभी देखते हैं भाग वो 6वें में दिशा निर्देश में पढ़ेंगे पूरी बात। इसके जो द्वितीय भाषा है उसके भी 30 प्रश्न हो जाते हैं। फिर 6वां दिशा निर्देश है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़ लेना। भाग 4 में भाषा 1 के लिए 30 प्रश्न और भाग 5 में भाषा 2 के लिए 30 प्रश्न दिए गए हैं। इस परीक्षा पुस्तिका में केवल अंग्रेजी व हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न इसमें
यदि भाषा प्रथम और या भाषा द्वितीय में आपके द्वारा चुनी गई भाषा अंग्रेजी या हिंदी के अलावा है, तो कृपया डी कोड वाली उस भाषा वाली परिशिष्ट यानी भाषा परीक्षा पुस्तिका मांग लीजिए। यानी कि जो यदि आपने संस्कृत का चुनाव किया है अपने भाषा प्रथम या भाषा द्वितीय में के अंतर्गत, तो आप क्या है परीक्षक से उस पुस्तिका को मांग सकते हैं जो डी कोड वाली है। जैसे हमारी यहाँ पर डी कोड वाली है ये, तो हम डी कोड वाली ही उनसे लेंगे। वैसे तो वह अपने आप ही दे देते हैं सबको। जिन भाषाओं में परीक्षा जिन भाषाओं में प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं वह आवेदन पत्र में चुनी गई भाषाओं से अवश्य मेल खानी चाहिए। भाषाओं का परिवर्तन अनुमन्य नहीं है, यानी भाषाओं को आपको वहां पर बदल नहीं सकते। जो भाषा आपने अप्लाई करते समय फॉर्म में भरा है वही भाषा के उत्तर प्रश्न आपको यहाँ पर करने होते हैं परीक्षा में। सातवां दिशा निर्देश है परीक्षार्थी भाषा द्वितीय यानी भाग 5 के लिए भाषा सूची से ऐसी भाषा चुने जो उनके द्वारा भाषा प्रथम यानी भाग 4 में चुनी गई भाषा से भिन्न हो। यानी कि एक भाषा अलग होनी चाहिए, दूसरी भाषा अलग होनी चाहिए। यानी भाग 4 में चुनी गई भाषा से भिन्न ही भाषा होनी चाहिए भाग 5 के लिए। यदि आपने हिंदी का चुनाव कर लिया है तो दूसरे में आपको अन्य भाषा का चुनाव करना है। जैसे या तो आप अंग्रेजी चुन लीजिए या आप संस्कृत चुन लीजिए, इस प्रकार से। अब अगला है 8वां दिशा निर्देश है रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में इस प्रयोजन के लिए दी गई खाली जगह पर ही करे। यानी जो खाली जगह दी होती है वहीं पर आपको रफ कार्य करना होता है। सभी उत्तर केवल ओमार उत्तर पत्रक पर ही अंकित करे। अपने उत्तर ध्यान पूर्वक अंकित करे। उत्तर बदलने हेतु श्वेत रंजक का प्रयोग निषिद्ध है, यानी कि वहां पर कोई पार्टनर वगैरह आपको नहीं मिलेगा। जो भी उत्तर करना है आपको ध्यान पूर्वक पूरे मनोयोग पूर्वक आपको उत्तर प्रश्न वहां पर करने होते हैं। यदि अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के प्रश्नों या उत्तरों में कोई विसंगति हो तो अंग्रेजी संस्करण अंतिम माना जाएगा। यानी कि जो अंग्रेजी का संस्करण होगा उसी को क्या है ज्यादा मान्यता मिलेगी, उसी को सही माना जाएगा। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर है परीक्षार्थी का नाम वगैरह दिया हुआ है जो कि बड़े अक्षरों में लिखना होता है। यहाँ पर जिस प्रकार से देख सकते हैं आप, बड़े अक्षरों में आपका कोई भी नाम है तो उस नाम को आप बड़े अक्षरों में लिखना है, कैपिटल अक्षरों में लिखना है, ठीक है। दूसरा है बात करें यह अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, अंकों में यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। तो जो आपके एडमिट कार्ड होता है उसमें रोल नंबर है वह वे आपको रोल नंबर बनने हैं। फिर नीचे होता है शब्दों में रोल नंबर बने, तो यहाँ पर शब्दों में आपको इस प्रकार से बनना है। करोड़ों में होता है तो आपको जैसे 19 करोड़ 52 लाख इस प्रकार से आपको प्रश्नों जो शब्द है शब्दों में आपको रोल नंबर बनने होते हैं। फिर परीक्षा केंद्र होता है जो कि बड़े अक्षरों में लिखना होता है अंग्रेजी में, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो बड़े अक्षरों में, जैसे सुबोध पब्लिक स्कूल, इस प्रकार से। फिर परीक्षार्थी का जो हस्ताक्षर है वो हस्ताक्षर यहाँ पर जो आपने एडमिट कार्ड में हस्ताक्षर किए हैं वही हस्ताक्षर यहाँ पर आपको करने हैं। फिर यहाँ पर निरीक्षक हस्ताक्षर निरीक्षक अपने आप कर देगा, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। फिर यहाँ पर ये सेंटर की जो ये मोहर होती है वो मोहर लगा देगा निरीक्षक अपने आप, ठीक है। अब ये आपको मैंने पूरा पेज दिखा दिया है। पेपर का प्रथम पेज किस प्रकार का होता है वो बात के लिए। अब चलते हैं भाग प्रथम भाषा भाग प्रथम पर पार्ट 1 पर चलते हैं जो कि सीडीपी का है। सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पेपर है जिसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। अब यहाँ पर दिशा निर्देश है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी कि अपन को जो भी प्रश्न उत्तर है 1 से लेकर 30 तक के उनमें सबसे बढ़िया जो सबसे अच्छा जो उत्तर है उसी उत्तर का चुनाव करना है और कुछ नहीं है। चलिए चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है अपने सामने, निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता से जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है। यानी कि अपन बच्चों में जो जेंडर रूढ़िवादिता होता है जैसे लड़का लड़की वाला जो ये प्रभाव है इसको समाप्त करने के लिए एक प्रभावी तरीका कौन सा है, उसका अच्छी तरीके से ज्ञान कराने के लिए बच्चों के बीच उस भाव को कम करने के लिए अपन के लिए एक अच्छा तरीका चुनना है, प्रभावी तरीका हो। तो पहला ऑप्शन है कि बच्चों को पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं के अनुरूप प्रोत्साहित करेंगे, ये गलत है। दूसरा है बच्चों को जेंडर विशिष्ट सामग्री प्रदान करना। तीसरा है बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें
अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा ऑप्शन है यह मान लेना कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने आप जेंडर तटस्थ गतिविधियों और रुचियों को अपना लेंगे। इस प्रकार के 4 ऑप्शन है। इनमें सबसे सटीक और सबसे सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना। यानी कि ये हमारा हमें अपनों को ध्यान रखना चाहिए शिक्षकों कि बच्चों को हम विविध जो जेंडर भूमिका है उनसे परिचित कराएंगे कि ये लड़का है ये लड़की है इस प्रकार से, और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। जो उन बच्चों की अलग अलग रुचियां होती है उन रुचियों को अपन को दबाना नहीं है, उन रुचियों के आगे बढ़ाने के लिए अपन को प्रोत्साहित करना है। चले चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा 3। दूसरा प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन मानता है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या मानता है? इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सीखने के लिए प्रतियोगिता आवश्यक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाई सीखने के लिए प्रतियोगिता आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है केवल मात्रात्मक मापदंड सही प्रतिपुष्टि देते हैं। तीसरा ऑप्शन है गुणात्मक मापदंड पक्षपाती और व्यक्तिपरक होते हैं। यह भी गलत है। तो अपन को इसमें सबसे सटीक और सही उत्तर चुनना है कि रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि क्या मानता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है उसमें शिक्षार्थी को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह उत्तर चौथा उत्तर है जो कि एकदम सही हो जाएगा। यानी कि अपन को जो भी अपन रचनात्मक कार्य करे कक्षा के अंतर्गत तो उसमें अपन को क्या है बच्चों को भी इसमें सम्मिलित करते हुए लेना है। तीसरा प्रश्न है वो अभिकथन वाला है। यहाँ पर एक अभिकथन ए दिया हुआ है और उसका कारण आर है। इसमें अपन देखते हैं अभिकथन ए क्या है। शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलंबन उपलब्ध कराने चाहिए। जो पाठ होता है उसके रूप में क्या है बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलंबन है वो उपलब्ध करवाने चाहिए, प्रोवाइड करवाने चाहिए। अब अगला है दिया कारण दिया है कि जीन पियाजी ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकार लोग यानी कि जो अधिक नॉलेज रखते हैं एम के मोर नॉलेजेबल अदर्स जो व्यक्ति होता है वो सामाजिक अंतर्क्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात यह कि भाई जो अधिक जानकार लोग थे वही सामाजिक अंतर्क्रिया करवा सकते हैं बच्चों में। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह सही उत्तर आपका तीसरा हो जाएगा कि ए गलत है कि शिक्षकों को ए तो सही है सॉरी ए ऑप्शन सही है कि शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलंबन उपलब्ध करवाने चाहिए। पाठ क्या है? पाठ का मतलब है यहाँ पर इसको फोल्डिंग का मतलब है मचान बांधना या बच्चों को वहां तक पहुंचाना जहां तक वे सबसे ज्यादा समझ सकते हैं सीख सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर कारण दिया है कि भाई जीन पियाजी ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकार लोग ही सामाजिक अंतर्क्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आर क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अभिकथन ए एकदम सही है और आर गलत है। तो अपना उत्तर तीसरा सही हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा जिसमें सभी प्रकार के बालक विद्यमान होते हैं, सभी प्रकार के बालक पढ़ते हैं, जिसमें अलग अलग भाषी छात्र होते हैं, अलग अलग क्षमता वाले छात्र होते हैं, कोई कमजोर छात्र कोई होशियार छात्र, इस प्रकार की जो कक्षा होती है उनकी अलग अलग भाषा होती है वो एक प्रकार की समावेशी शिक्षा है, समावेशी कक्षाएं होती है। उन समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम रिक्त स्थान दिए यहाँ पर पाठ्यक्रम होना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम वो कैसा होना चाहिए और निर्देश उनके निर्देश किस प्रकार के होने चाहिए। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि समावेशी कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए। इसका उत्तर एक से हो जाएगा कि पाठ्यक्रम वो कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। अर्थात समावेशी कक्षाओं का मतलब है कि उन कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों के अनुसार अपने चेंज कर सकते हैं, बच्चों के अनुसार उनकी योग्यता के अनुसार उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सके। वही पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान है कि और निर्देश कैसे होने चाहिए। तो उन बालकों के लिए जो कि अलग अलग भाषा भाषी बालक होते हैं जो कि समावेशी कक्षा के अंतर्गत है तो उनके लिए जो निर्देश है वो भी कैसे होने चाहिए, विभेदित होने चाहिए, अर्थात अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग बालक की योग्यता के अनुसार उनको अलग अलग दिशा निर्देश प्रदान किए जाने चाहिए। पांचवा प्रश्न है रिक्त स्थान वाला। पांचवा प्रश्न है रिक्त स्थान विकास के उस समय को संदर्भित करता है।
जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है, इस प्रकार का ये प्रश्न है। तो इसमें किस कौन से अपन जा सकते हैं, किसके लिए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है विकासात्मक प्रतिमान, दूसरा ऑप्शन है विकासात्मक कार्य, तीसरा है संवेदनशील अवधि और चौथा है समीपस्थ विकास का चित्र। ये एकदम सटीक है। समीपस्थ विकास का चित्र, जिसे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, यह इस प्रकार का चित्र है कि यदि बालक उसे समय रहते पूरा नहीं कर पाता है तो वह जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, बाद के समयों में, वह बाद के वर्षों में उसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस समीपस्थ विकास के क्षेत्र को, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को समय रहते ही पूरा करना चाहिए। यहाँ पर इसका रिक्त स्थान भरेंगे अपन तो उत्तर एकदम सटीक अपन को पता चलेगा कि समीपस्थ विकास का चित्र विकास के उस समय को संदर्भित करता है जब कोई भी व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। कोई भी एक नया व्यक्ति है, वो क्या है, कोई भी कौशल सीखता है, कोई भी चीज कार्य करना सीखता है, तो वो क्या है, उसके लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। यदि उसे क्या समीपस्थ विकास का चित्र नहीं प्रोवाइड होता है तो क्या है, इसका बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए समीपस्थ विकास का चित्र है वो समय पर पूरा होना चाहिए। छठवां प्रश्न है, छठवां प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? यह कथन दिया गया है यहाँ पर। इसमें पूछा है कि इसमें कौन से सिद्धांत को दर्शाया गया है। तो कथन क्या है, शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में, हाथ और पैरों की तुलना में टांगे और बाहें तेजी से बढ़ते रहते। टांगे और जो बाहें होती है वो क्या है, तेजी से विकास करती है। तो ये किस प्रकार का विकास है, ये किस प्रकार का सिद्धांत है? यहाँ पर ऑप्शन प्रथम है समीपस्थ दूराभिमुख सिद्धांत, दूसरा है शीर्षगामी सिद्धांत, तीसरा है केंद्रीकरण सिद्धांत और चौथा है एकीकरण सिद्धांत। तो इसमें जो सबसे सटीक और सही ऑप्शन हो जाएगा वो अपना हो जाएगा उत्तर एक सही हो जाएगा, समीप दूराभिमुख सिद्धांत। यानी कि इस सिद्धांत में होता क्या है, पास से दूर की तरफ विकास होता है अपना, तो ये समीप पस्त दूराभिमुख सिद्धांत हो जाएगा। जिसमें क्या होता है, शेषावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान, यानी कि अपन कह सकते हैं 1 वर्ष का बालक लेकर 5 वर्ष तक के बालक के अंतर्गत अपन बात कर सकते हैं। शेषावस्था जो कि 1 वर्ष से 2 वर्ष तक की होती है, लेकिन प्रारंभिक बचपन भी है तो यहाँ पर 5 वर्ष तक ले सकते हैं अपन। तो इसके दौरान क्या है कि जो हाथ पैरों की तुलना में जो टांगे और बाहें होती है ना, टांग और बाहें, ये क्या है, तेजी से बढ़ते हैं। तो ये कौन से विकास है, समीपस्थ दूराभिमुख सिद्धांत, यानी कि पास से दूर की ओर विकास होना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है? यानी कि ऐसा कौन सा वो है, तरीका है जो क्या है प्रभावी समस्या समाधान है उस प्रक्रिया में क्या है बाधा डालता है, बाधा डालने का कार्य करता है। तो वो हो जाएगा, आपका उत्तर से हो जाएगा अनुक्रिया समुच्चय, रेस्पॉन्स सेट। अनुक्रिया जो समुच्चय है वो क्या है, बालक की जो प्रभावी समस्या समाधान की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या है बाधा डालता है। दूसरा ऑप्शन है अवधारणा मानचित्रण, तीसरा है बुद्ध योतेजक, चौथा है सादृश्य सोच। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अनुक्रिया समुच्चय। अनुक्रिया समुच्चय प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में क्या करता है, बाधा डालता है। इसलिए अपन को यह ऑप्शन एकदम सही है और इसका उत्तर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है जो कि अभिकथन वाला है। इसमें अभिकथन ए दिया है कि सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में होता है। सीखना कहां पर होता है, सामाजिक संदर्भ में होता है, अर्थात अपने सामाजिक परिवेश में रहकर सीख सकते हैं। कारण क्या है, इसका कारण दिया है कि जो भी सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि अपन जो भी सीखते हैं, जैसे कि अपन ने जो भी, जैसे अपन ने सीखा एबीसीडी, तो एबीसीडी सीखी तो उससे जो अपने मीनिंग्स वगैरह है वो बनाते हैं बच्चे, तो वो क्या है उपयोग करने का जो तरीका है वो सामाजिक उपयोग लेगा उस एबीसीडी का, तो क्या है उससे उसको अलग नहीं कर सकता। ये बात एकदम सही है कि जो सीखा जाता है उसे क्या उपयोग करेगा, तो वो वैसा ही उपयोग करेगा जो उसको
देखने को मिलेगा। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, उत्तर ए एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं 90वें प्रश्न की ओर। 90वां प्रश्न है कि महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र कैसे छात्र है, जो कि महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र है वो कैसे होते हैं, वो अपने लक्ष्य को कैसे तय करते हैं, इस प्रकार का प्रश्न है। तो महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र है वो यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। यथार्थवादी कहने का मतलब है जो कि रियलिस्टिक होते हैं, जो कि वास्तविक होते हैं, इस प्रकार के सीखने वाले लक्ष्यों को वो तय करते हैं जो कि वास्तविक और यथार्थवादी होते हैं। अगला 10वां प्रश्न है स्वलीन कर्म विकार से जूझ रहे कौन सा विकार है, स्वलीन कर्म विकार है। स्वलीन कर्म विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है, यानी कि ऐसे बच्चे जो स्वलीन कर्म के विकार से जूझ रहे उनको अपन किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए अपन को अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना, यानी कि जो स्वलीन कर्म से विकार से जूझ रहे वाले बच्चे होते हैं उन्हें हम अनुमानित दिनचर्या बनाकर पढ़ा सकते हैं। 11वां प्रश्न है कि जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक क्या विकसित कर लेते हैं, यानी कि जो जीन पियाजे जी का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत है, उसके अनुसार जो बच्चे होते हैं स्वेदी प्रेरक अवस्था वाले बच्चे होते हैं उस अवस्था के अंत तक वो क्या चीज विकसित कर लेते हैं, तो वो विकसित कर लेते हैं वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व को संवेदी अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक विकसित कर लेते हैं बच्चे, तो वस्तु स्थायित्व को विकसित कर लेते हैं, उत्तर 3 एकदम सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के विकास के बारे में प्रश्न है कि बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि विकास है जो बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, यानी विकास है किसी एक दिशा की तरफ नहीं होता है, विकास बहुदिशात्मक होता है। सामाजिक शारीरिक मानसिक बौद्धिक ये इसी प्रकार से नैतिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, इस प्रकार के 8-10 विकास है वो सभी दिशाओं के अंतर्गत विकास होता है बालक का, और बहुआयामी विकास होता है यानी सबका समान विकास होता है। तो विकास है जो कि बहुआयामी यानी कि उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं और बहुदिशात्मक उस विकास की बहुत सारी दिशाएं होती है। ठीक है, अगला 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न है अभिकथन वाला। अभिकथन ए है बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ये बात है। कारण क्या है, कारण है रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है, यानी कि जो भी बच्चा रचनात्मक होगा उनमें क्या कुछ भी नया बनाने का वो प्रयास करता है, और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। बौद्धिक उत्तेजना का मतलब है जो बुद्धि संबंधित उत्तेजना है उसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर उत्तर अपना एक सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, उत्तर ए सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न की ओर चले तो ये लेव वाइगोत्स्की वाला प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है। आंतरिक वाक का मतलब है आंतरिक यानी अंदर से, वाक यानी आवाज, यानी कि अंदर से आने वाली आवाज ही क्या है, आंतरिक वाक है। तो इसमें ऑप्शन दिए है कि आंतरिक वाक कौन सी है, उसमें ऑप्शन आए हैं कि तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, यानी कि आंतरिक वाक वह है जो कि तर्क करने यानी कि अपन किसी दूसरे से तर्क करते हैं, तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। या दूसरा ऑप्शन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, तो बाधा तो बिल्कुल नहीं डालती है। बच्चों के संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का एक लक्षण है, ये भी नहीं हो सकता। जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की उम्र तक होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंतरिक वाक का मतलब है जो कि अंदर से आने वाली आवाज अपने अंदर से आती है, तो वो क्या करती है, तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, वही आंतरिक वाक कहलाती है। उत्तर ए सही हो जाएगा। 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न क्या है, क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीजर से चॉकलेट चोरी करना ठीक है। इस प्रकार का ये एक प्रश्न है। इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की
मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सजा मिल सकती है। मीरा का नैतिक तर्क लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था की ओर दर्शाता है? यानी कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, उन्होंने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। जब आप उसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि बच्चा अपने माता पिता की अनुपस्थिति में यदि फ्रीजर से चॉकलेट चोरी करता है और बालक के को इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो वो बालक, जो बालिका है मीरा, वो जवाब देती है कि ऐसा करूंगी तो मुझे माता पिता से सजा मिल सकती है। यानी कि वो बोलती है कि यदि मैं गलत कार्य करूंगी तो सजा मिलेगा, दंड मिलेगा। तो यह जो अवस्था है, नैतिक विकास का सिद्धांत है, यह पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था की ओर दिशा निर्देश कर रहा है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की तरफ पूर्व परंपरागत की ओर जा रहा है। तो उत्तर एकदम सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। आप चलते हैं 16 प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है? यानी कि ऐसा कौन सा प्रश्न अपन बालक को उदाहरणों के तौर पर दे सकते हैं जिसमें बालक को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है? यानी कि वो कोई कहीं से भी टिप्पणी करके या रट्टा मारकर उस उत्तर को नहीं लिख सकता, उसे अपनी रचनात्मक बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? यदि बालकों को हम ऐसा प्रश्न देंगे तो बालक क्या रट्टा मारकर इसका उत्तर बता देगा? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा है कि क्या आप वाक्य में कर्ता की पहचान कर सकते हैं? तो इस प्रकार का प्रश्न भी कोई रचनात्मक समाधान खोज करने का नहीं है। यह भी बालक है रट्टा मारकर या थोड़े से ही बौद्धिक क्षमता का प्रयोग कर पता कर सकता है। तीसरा है प्रश्न की संज्ञा के विभिन्न प्रकार क्या है? ये संज्ञा के विभिन्न प्रकार है जो कि बालक रट्टा मारकर बता देता है कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इस प्रकार से रट्टा मारकर बता देगा। लेकिन जो चौथा प्रश्न है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य में दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे? इस प्रकार का यदि अपने बालकों को प्रश्न देंगे कि किसी वस्तु के बारे में लिखना है आपको, तो वो बालक क्या है उस वस्तु के बारे में दिमाग में प्रतिलिपि बनाएगा, उसके बारे में सोचेगा। तो ये 100% रचनात्मक समाधान खोज करने वाला प्रश्न हो गया। बालकों को सोचना ही पड़ेगा उस वस्तु के बारे में। तो उत्तर 4 एकदम सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि छात्रों में, 17वां प्रश्न क्या है? छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है? यानी कि बालकों की जो आलोचनात्मक सोच होती है उसको अपन किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं, उसको किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शन है क्या, क्यों, कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर। दूसरा ऑप्शन है अधिसंज्ञान को हतोत्साहित करके, यानी कि जो भी बालक सोचता है उसको हतोत्साहित करेंगे तो बालक कमजोर होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा है सहयोग को हतोत्साहित करेंगे, यदि अपन सहयोग को भी हतोत्साहित करेंगे तो बालक यह कमजोर होगा। छात्र को रटने का पूर्वाभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, यदि बालक को अपन खुद कहेंगे कि भाई रटो रटो रटो, तो बालक 100% है जो आपका कमजोर होने वाला है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बालकों को अपन क्या, क्यों, कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर उनकी आलोचनात्मक सोच को अपन बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अपन को बालकों से हमेशा इस प्रकार के प्रश्न करना चाहिए कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, ये क्या है। इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे तो बालकों की 100% आलोचनात्मक सोच है, उस सोच को बढ़ावा मिलेगा। 18वां प्रश्न है कि क्या है 18वां प्रश्न? दूसरों के साथ संवाद ना करके, दूसरों के साथ संवाद ना करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में रिक्त स्थान। यानी बचपन में जो बालक अपन देखते हैं वो दूसरों से बातें कम करते हैं, इसके विपरीत वह अपने से ही स्वयं से जोर जोर से बातें करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं। तो ये एक प्रकार की, किस प्रकार की स्थिति है बालकों की? तो पहला ऑप्शन है असामान्य लेकिन प्राकृतिक है, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है असामान्य और अप्राकृतिक है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है अप्राकृतिक लेकिन असामान्य नहीं है। चौथा ऑप्शन है सामान्य और प्राकृतिक, ये ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन एकदम सही है कि जो बालक है वो छोटा होता है, वो दूसरों के साथ संवाद नहीं करता, अर्थात बातचीत नहीं करता है। इसके विपरीत बालक है वो क्या जोर जोर से चिल्लाता रहता है,
अपने स्वयं से ही बातें करता रहता है। तो ये क्या है, बालकों की एक सामान्य प्रकृति है और ये एक प्राकृतिक अवस्था है बालकों की। ऐसा करना ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सामान्य प्राकृतिक घटना है। अगला 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है। जो जीन पियाजे है उनके अनुसार अपन को बताना है कि समायोजन का उदाहरण कौन सा है। उन्होंने यहाँ पर 4 उदाहरण आए अपने पास ऑप्शन में, तो इनमें से अपन को यह खोज करना है कि समायोजन करने वाला उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है बच्चा परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है, ये कोई समायोजन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एक बच्चा महसूस करता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर है, तो ये क्या समायोजन है। आगे चलते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। एक बच्चा अतिरिक्त पहियों के साथ, अतिरिक्त पहिए अर्थात एक साइकिल होती है छोटी बच्चों वाली, उसके क्या 2 अतिरिक्त साइकिल के टायर लगे होते हैं, तो अतिरिक्त पहियों के साथ साइकिल चलाना सीखता है, तो क्या यह समायोजन है। चौथा ऑप्शन है बच्चा पहली बार अपने जूतों को बांधना सीखता है, यानी जूते जब उसको पहनाए जाते हैं तो वो बांधना सीखता है बच्चा, तो क्या ये समायोजन है। तो ये कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर है उत्तर की के अनुसार 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही माने गए। देखो बच्चा परिचित वस्तुओं के लिए नया शब्द बनाता है, यानी कि जो बच्चा होता है वो क्या करता है, जो भी कोई परिचित उससे वस्तु मिलती है तो वो क्या करता है अपने अनुसार नया शब्द बनाकर उसको बोल लेने का प्रयास करता है। जैसे उसको पानी शब्द नहीं आता है लेकिन वो क्या बोलता है, इसे बम बम इस प्रकार का शब्द बना लेता है अपने अनुसार। ऐसे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो महसूस करता है कि एक कुत्ता है और एक बिल्ली है, ये दोनों क्या है जानवर। वो उनमें भेद नहीं कर सकता है, ये कुत्ता अलग है बिल्ली अलग है, लेकिन वो दोनों को क्या मान लेता है जानवर है। ये क्या है उनका समायोजन है, ये बच्चों का समायोजन है। तो यहाँ पर उत्तर की में यहाँ पर दोनों ही सही माने गए, इसका बोनस अंक मिला है। चलते हैं अगले 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग, निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण, कौन सा शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता। ध्यान से देखना, नहीं किया जाता, नकारात्मक प्रश्न है यहाँ पर। तो यहाँ पर पारस्परिक शिक्षण के अंतर्गत अपन को क्या नहीं करना है। तो इसमें पहला है स्पष्टीकरण करना, दूसरा है रटना, तीसरा है पूर्वानुमान लगाना, चौथा है सवाल पूछना। यदि यह पारस्परिक शिक्षण है तो इसमें अपन को क्या चीज नहीं करना है, यह पूछा अगला। तो इसमें अपन को रटना, रटना क्या है, एक नकारात्मक है, तो यही कार्य अपन को नहीं करना है। तो इसमें उत्तर 2 एकदम सही हो जाएगा। जबकि स्पष्टीकरण अपन को करना चाहिए, पूर्वानुमान लगाना चाहिए, सवाल भी पूछना चाहिए बालकों से। इसलिए पारस्परिक शिक्षण में नहीं करना चाहिए सक्रिय रूप से। तो क्या नहीं करना चाहिए, रटना नहीं चाहिए, बालकों को रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है। बालकों को समझने के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए, पूर्वानुमान लगाने के लिए और सवाल जवाब करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है, बल्कि रटने के लिए नहीं करना है। तो उत्तर एकदम सही हो जाएगा दूसरा। 21वां प्रश्न है विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किसके बारे में बात करता है, यानी कि विकास का जो शीर्षगामी सिद्धांत है वह किसके बारे में बात करे। तो वह असतत स्वरूप के बारे में बात करे, रेखीय स्वरूप के बारे में बात करे, या एकाधिक आयाम के बारे में बात करे, या व्यवस्थित क्रम के बारे में बात करे। जो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत है वह विकास के किसके बारे में बात करता है, तो वह विकास के व्यवस्थित क्रम के बारे में बात करता है। ऑप्शन 4 एकदम सही उत्तर हो जाएगा कि जो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत है वह विकास के एक व्यवस्थित जो क्रम होता है उसके बारे में बात करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न क्या है। 22वां प्रश्न है अभिकथन ए और कारण आर वाला। अभिकथन ए अभिकथन ए में क्या है कि भाई एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वे पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। एकदम सही बात है, यानी कि जो बच्चा कोई नई जानकारी लेता है वह पहले से जानता है उसके साथ जोड़ने के लिए कहेंगे उनको, सही बात है। कारण क्या है, आर कारण दे रहा है कि भाई समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों को जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है, सही बात है, जो उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद रखने में भी मदद करती है। तो यहाँ पर
पहला ऑप्शन 6 हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ये उत्तर 6 हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए, कौन सा अधिगम? सार्थक अधिगम हो। सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण है, यानी कि इनमें से कौन सी बातें हैं जो कि महत्वपूर्ण है, इनमें से अपन को चुनाव करना है। पहला है, ऑप्शन दिया है भावनात्मक समर्थन का प्रावधान, यानी कि बालकों को अपन कहेंगे जो सार्थक अधिगम होगा उसमें अपन उनकी भावनात्मक जो समर्थन है वो प्रावधान करेंगे। दूसरा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता का माहौल पैदा करना, यानी कि क्लास में अपन इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता विद्यार्थियों में पैदा कर दे, ऐसा माहौल बनाएंगे तो ये कभी भी ऐसा कार्य अपन को नहीं करना है कक्षा के दौरान। बालकों के सार्थक अधिगम के लिए यह बहुत ही खराब बात है कि उनमें प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदात्मक स्थिति उत्पन्न हो, तो ये बिल्कुल नहीं होगा उत्तर। तीसरा है करने और प्रयोग करने के अवसर, ये बिल्कुल से लग रहा है, एक तो पहला से लग रहा है, तीसरा से लग रहा है, यानी कि करने और प्रयोग करने, यानी कि पहले तो उनको कहेंगे कि पहले आप सीखो करो, फिर वो प्रयोग करेंगे, उसके बारे में उनको प्रयोग करने के अवसर देंगे, तो ये क्या है, ये सार्थक अधिगम अब बच्चा बहुत ही जल्दी सीखेगा। चौथा ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यक्रम, यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम जो कि एक मानकीकृत हो, एक पूरा इस प्रकार का पाठ्यक्रम हो जिसमें अपन कोई प्रकार का बदलाव न कर सके, तो ऐसा पाठ्यक्रम भी कोई अच्छा पाठ्यक्रम नहीं होता है। इसलिए मानकीकृत पाठ्यक्रम भी एक सार्थक अधिगम के लिए सही नहीं है। तो इसमें सार्थक अधिगम सुनिश्चित करना है अपन को, तो इसमें दो बातें महत्वपूर्ण निकल कर आई है कि एक तो भावनात्मक समर्थन प्रावधान करना, दूसरा है जो कि है करने और प्रयोग करने के अवसर बालकों को उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर पहला और तीसरा एकदम सही हो जाएगा, उत्तर 4 एकदम सही हो जाएगा। अब अपन चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, क्या है 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आंखें के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है, यानी कि ऐसा कौन सा जो है लक्षण है जिसमें व्यक्ति के जो हाथ है, आंखें है, संतुलन है, शारीरिक निपुणता है, इस प्रकार की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है, तो ये कौन सी हो सकता है, तो ये हो जाएगा गति समान्वय वैकल्य। गति समान्वय वैकल्य इस प्रकार की बीमारी है, होती है, विकार होता है बालकों में, जिसमें वो हाथों आंखों के तालमेल, संतुलन बनाना, शारीरिक निपुणता, इस क्षमता को क्या प्रभावित होती है बालकों की, तो वो कौन सी है, गति समान्वय वैकल्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें उत्तर चौथा सही हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाहरी प्रेरणा रिक्त स्थान से आती है, यानी कि बाहरी प्रेरणा किससे आती है, यहाँ पर रिक्त स्थान है। अगला है जबकि आंतरिक प्रेरणा किस पर आधारित होती है, रिक्त स्थान पर आधारित होती है, यानी कि किस पर आधारित होती है। इस प्रकार के दो रिक्त स्थान आए हैं, इनमें से देखते हैं, पहला ऑप्शन रखकर देखते हैं कि बाहरी प्रेरणा व्यक्तिगत संतुष्टि से आती है। बाहरी प्रेरणा को व्यक्तिगत संतुष्टि अपने अंदर से अपन करेंगे तो वो उससे आएगी, नहीं आएगी। जबकि आंतरिक प्रेरणा दूसरों की स्वीकृति से आएगी, नहीं, ये नहीं होगा ऑप्शन पहला। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत संतुष्टि से आती है बाहरी प्रेरणा, ये गलत है। और पुरस्कार जैसे इनाम से आंतरिक प्रेरणा आती है, ये भी गलत है। तीसरा है कि बाहरी प्रेरणा सजा के बचाव से आती है, ये गलत है। जबकि आंतरिक प्रेरणा पुरस्कार जैसे इनाम से आती है, ये गलत है। तो यहाँ पर दिया है कि भाई बाहरी प्रेरणा किससे आती है, तो बाहरी प्रेरणा उत्तर 4 एकदम से हो जाएगा कि भाई बाहरी प्रेरणा वो दूसरों की सराहना से आती है। किससे आती है, दूसरे जब अपनी सराहना करते हैं कि आप बहुत अच्छा करे हो, आप बहुत पढ़ते हो, शाबाश शाबाश, इस प्रकार से अपन को सराहना देते हैं, तो उससे क्या अपनी बाहरी जो प्रेरणा है वह बढ़ती है। दूसरी बात है कि जबकि आंतरिक प्रेरणा एक अपने अंदर से निकलकर जो प्रेरणा आती है, अपने पॉजिटिव भाव आते हैं, मोटिवेशनल जो प्रेरणा आती है अंदर से, वो किस पर आधारित होती है, तो वो एक व्यक्तिगत संतुष्टि पर आधारित होती है, यानी वो स्वयं की व्यक्तिगत संतुष्टि होती है, उस पर आधारित होती है बालक की आंतरिक प्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, दूसरों की सराहना और व्यक्तिगत संतुष्टि। तो बाहरी प्रेरणा दूसरों की सराहना से आती है, जबकि आंतरिक प्रेरणा है वह व्यक्तिगत संतुष्टि पर आधारित
होती है। इसी प्रकार अपन 26वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न है, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार किसकी विशेषता है? ये एक विकार है पूरा, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, ऐसा विकार है। तो इसमें इसकी क्या विशेषता है? पहला ऑप्शन है कि उच्च स्तर का अवसाद और मिजाज में उतार चढ़ाव। दूसरा ऑप्शन है आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला। तीसरा है प्रतिबंधित और दोहराव उदार व्यवहार पैटर्न। चौथा ऑप्शन है विलंबित गति और भाषा कौशल। तो ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार की विशेषता है, इस प्रकार के प्रश्न को याद करना है कि यह हो जाएगा आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला। आवेग पैटर्न का जो लगातार सिलसिला होता है वह ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार की विशेषता है। ठीक है, 27वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का चित्र क्या है? यानी कि जो समीपस्थ विकास का चित्र है वह क्या है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में है। पहला ऑप्शन है छात्र जिस कौशल या ज्ञान के स्तर में पहले से ही महारत हासिल कर चुका है, क्या वह समीपस्थ विकास का चित्र है? नहीं। दूसरा ऑप्शन है कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम होता है, उसी को हम समीपस्थ विकास का चित्र कहते हैं। तो उत्तर 2 एकदम सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये जो समीपस्थ विकास का चित्र होता है वह है कि अपन कौशल और ज्ञान के स्तर से जो एक छात्र होता है वह दूसरों की मदद लेता है। यानी कि कोई भी एक बच्चा है वह अपने कार्य को मान लेते अपने 70% कर सकता है, जब उसे एक टीचर मदद करता है उस क्षेत्र के बारे में, उस पर्सन के बारे में मदद करता है टीचर है, तो वो क्या है, टीचर एम के मोर नॉलेज एबल अदर्स होता है। यानी कि किसी को बहुत ज्यादा जानकारी है अपने क्षेत्र में। जब वह टीचर एक बालक की मदद करता है तो वो बालक क्या करता है, पहले 70% कार्य कर रहा था, वो मदद से क्या है महारत हासिल कर लेता है, उसे 100% करने के लक्ष्य पर पहुंच जाता है। इसलिए ये दूसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है। इसी को अपन क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का चित्र कहते हैं। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इसे कहा जाता है। चलते हैं 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न क्या है? 28वां प्रश्न है प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों की भ्रांतियों, रिक्त स्थान और सहज अनुमान को रिक्त स्थान करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? देखो देखते हैं। पहला ऑप्शन है, रखकर देखते हैं, इसमें ऑप्शन से भी ऑप्शन रखकर देखेंगे कि प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों की भ्रांतियों की अवहेलना होनी चाहिए। यानी कि उनकी भ्रांति, जो भी भ्रांति हो उनमें शंका हो, उसकी क्या अवहेलना करेंगे कि भाई ऐसा नहीं, आपको इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते, ये तो कभी भी नहीं होगा। और सहज अनुमान को प्रोत्साहित करेंगे। हाँ, ये बात तो सही है, प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन ये पहला वाला गलत है, तो ये एज नहीं होगा। दूसरा बात करें, दूसरा ऑप्शन क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि एक शिक्षक का यह परम धर्म है कि वह बालकों की जो भ्रांतियां है उन पर ध्यान केंद्रित करे, उनकी शंकाओं को दूर करे, उन पर ध्यान केंद्रित करे, ये उसका धर्म है। और सहज अनुमान को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि जो बालक सहज अनुमान लगा रहा है, छोटा बालक अपने स्तर के अनुसार अनुमान लगा रहा है, तो उसको अपन क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो ये उत्तर दूसरा ऑप्शन ये अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा है कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों को बर्खास्त करना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। और सहज अनुमान को प्रोत्साहित करेंगे, ये ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन है कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सहज अनुमान को अतोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें देखो यहाँ पर ये वाला नेगेटिव है, यहाँ पर ये वाला नेगेटिव, ये दोनों ही नेगेटिव इसमें, तो इसमें ये वाला नेगेटिव, इसलिए ये नहीं होंगे। ये उत्तर दूसरा एकदम सही हो जाएगा, अपना ऑप्शन उत्तर दूसरा सही हो जाएगा कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सहज अनुमान को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न क्या है? अभिकथन वाला है। अभिकथन ए है गढ़ी वर्तनी लेखन मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रमाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं।
गड़ी बरतनी होती है वो। कारण क्या है? आर कारण है कि कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। भाषाई जो विविधता होती है उसमें को देखते हुए क्या है, भाषा का जो मूल्यांकन है वो गतिशील होना चाहिए। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर निर्देशित है कि 29वें प्रश्न उत्तर की में एक सही माना गया है। यानी कि जो उत्तर की है कि सीटेट की तरफ से जो ऑफिशियल उत्तर की जारी की जाती है उसके अंतर्गत उत्तर ए में सही माना गया है कि ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि तीसरा प्रश्न अपना सीडीपी के अंतर्गत बाल शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत अंतिम प्रश्न है। तीसरा प्रश्न इसके में क्या है, देखते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रमाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण है? यानी कि प्राथमिक कक्षा के जो छात्र थे उनके लिए प्रमाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण पूछा है कि प्रमाणिक शिक्षण कार्य के कौन से उदाहरण होते हैं। तो पहला उदाहरण दिया है पाठ्य पुस्तक से तथ्यात्मक जानकारी को याद करना। या क्या आप छोटे बालक याद कर सकते हैं तथ्यात्मक जानकारी को? ये तो बिल्कुल नहीं है, प्रमाणिक शिक्षण कार्य नहीं है। दूसरा है मित्रों की नोटबुक से उत्तर कॉपी करना। यानी कि अपन देखते हैं ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं कि दूसरे बच्चे की नोटबुक ले लेते हैं और उत्तर कॉपी कर लेते हैं कक्षा में। तो इस प्रकार का कार्य क्या है? ये भी प्रमाणिक शिक्षण कार्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना। जो भी बातें अपने बच्चों को कक्षा में सिखाए अच्छी अच्छी बातें, वो बालक अपने जीवन में दैनिक जीवन में उनको लागू करे और उनसे लाभ उठाए। इस प्रकार का जो ये क्या है प्रमाणिक शिक्षण कार्य के अंतर्गत आता है। तो उत्तर तीसरा एकदम सही हो जाएगा कि वह बच्चा अवधारणाओं को दैनिक जीवन में लागू करता है। चौथा ऑप्शन है परिभाषाओं का एक वर्ग को याद करना। तो रटने वाली समस्या को तो अपन को क्या पूरे के पूरे को भुला देना है कि प्राथमिक कक्षाओं में रटने का कोई कार्य नहीं है। इस प्रकार की परिभाषा यदि बच्चा रटेगा तो प्रामाणिक शिक्षण कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो उत्तर तीसरा एकदम सही हो जाएगा कि बालकों को अवधारणाओं को दैनिक जीवन में लागू करना यह क्या है एक प्रमाणिक शिक्षण का कार्य है। तो आज के लिए अपने सीडीपी के 30 प्रश्नों को अपने हल कर लिया है। आज के लिए इस वीडियो में अपन इतनी चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 या लेवल जिसे बीएसटीसी वाला लेवल डीएलईडी वाला लेवल बोला जाता है, इसके अंतर्गत अपन भाग पेपर के भाग 2 आचार्य गणित के बारे में 30 प्रश्नों को हल करेंगे। फिर ऐसे ही अपने टोटल 5 वीडियो बनने वाले हैं जिसमें अपन पर्यावरण अध्ययन का अध्ययन करेंगे, फिर हिंदी भाषा का अध्ययन करेंगे, फिर अगला संस्कृत भाषा के प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अन्य सभी पीवाईक्यूज के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।